हाँ, हम्म। तो भाव, राशि और ग्रह, ये तीन चीजों का हमें अध्ययन होना पूरी तरह से आवश्यक है। वैसे काफी लोगों ने सीखा होगा, जिन्होंने बेसिक सीखी है तो ये भाव, राशि, ग्रह तो काफी लोगों ने सीखा है। लेकिन जिन्होंने नहीं सीखी है, उनके लिए क्या है, देखिए ये ऐसे एक कुंडली होती है। मैं 5 मिनट लूंगा थोड़ा सा। जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो, उनको बोरियत होगी, लेकिन जो नहीं है उनको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये हमारे 12 भाव हैं, 1 से लेके 12 तक संख्या लिखी हुई है। ये 12 भाव होते हैं, ये 12 भाव की एक कुंडली होती है। इसमें 12 राशियां होती हैं। और 12 राशियां जो है, मैं नाम बता देता हूं आपको। मेष, वृषभ, मिथुन, ये कर्सर मेरा जा रहा है, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं। और 9 ग्रह होते हैं हमारे। 9 ग्रहों में सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है। उसके बाद में आता है हमारा राहु है, केतु है। तो इस तरह से हमारे ये 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशियां, सारा का सारा प्रोडक्शन इन्हीं तीनों पर डिपेंड है। तो इन तीनों को हमें देखने के लिए अब हमें करना क्या होता है, ये जानकारी के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे भाव क्या बताते हैं। हर भाव का अपना अपना एक काम होता है। जैसे पहला भाव जिसमें 1 नंबर लिखा हुआ है, इसे हम लग्न कहते हैं। ये लग्न है। इससे हम व्यक्ति का अस्तित्व देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं कि व्यक्ति कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, उसका चेहरा कैसा है। व्यक्ति के बारे में अगर जानना है तो हम लग्न से देखते हैं, इसे लग्न कहते हैं। दूसरा हमारा धन भाव होता है, इससे धन संपत्ति देखते हैं। तीसरा पराक्रम का भाव होता है, भाई बहनों का भाव होता है। चौथा जो है, ये भाव सुख साधन, मकान, घोड़ा गाड़ी का होता है। पांचवा भाव जो है, ये संतान का और शिक्षा का होता है। मैं मोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ, फुल डिटेल नहीं बता रहा, कि थोड़ी सी समझने से पहले लोगों को जानकारी हो जाए। छठा भाव जो है हमारा, रोग, ऋण, कर्जे और नौकरी का होता है। सप्तम भाव जो है, ये विवाह का कारक है, पति पत्नी का है और व्यापार का घर भी है। अष्टम भाव जो है, ये हमारा मृत्यु का होता है, मौत का होता है, और जमीन के नीचे के कार्य करने वाले इस क्षेत्र के अंदर 8वें भाव के अंदर आते हैं। नवां भाव हमारा भाग्य का भाव होता है, लंबी यात्राओं का भाग होता है और धर्म का भाव होता है। 10वां भाव जो है, ये हमारा कर्म क्षेत्र है। हम जहाँ काम करते हैं उसकी क्या पोजीशन रहेगी, वो अपन कर्म क्षेत्र से देखते हैं। और 11वां भाव जो है, ये लाभ भाव कहलाता है। लाभ हमें होगा या नहीं होगा, हम 11वें भाव से जानकारी लेते हैं। और 12वां भाव जो है, ये व्यय का भाव है। कोर्ट कचहरी का भी है, शैया सुख का भी है, विदेश यात्रा का भी है। इस तरह से ही हमारे 12 भाव हैं। ये जो मैंने आपको चीजें बताई, इन भावों से हम देखते हैं। अब जातक आपके पास जो आता है, उसका प्रश्न होता है। अब जो प्रश्न है, हम उस भाव को पकड़ लेते हैं। तो उस भाव के हिसाब से उनका हम प्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले जैसे लग्न है, हम लग्न देखते हैं, लग्न वाला भाव ये पहला भाव है हमारा। इसमें देखते हैं कि राशि कौन सी है। अभी तो 1 नंबर लिखा हुआ है, हमेशा 1 नंबर नहीं रहती है। किसी की 2 नंबर होगी, किसी की 3 नंबर होगी। तो ये राशियां अलग अलग लग्न के अंदर आती हैं। तो लग्न में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, राशि देखते हैं किसकी है। मान लीजिए जैसे काल पुरुष की कुंडली बनी हुई है, इस कुंडली के अंदर मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। जो 12 राशियां, 12 राशियों के अपने अपने स्वामी होते हैं, वो भी मैं बता देता हूं आपको। मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृषभ का स्वामी शुक्र है, मिथुन है, मिथुन का जो स्वामी है वो बुध है। कर्क राशि है, कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। और ये सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। ये कन्या राशि है, कन्या राशि का जो स्वामी है वह बुध होता है। ये तुला राशि है, तुला राशि का शुक्र होता है। ये वृश्चिक राशि है, इसका जो स्वामी है इसका भी मंगल है। और ये भाग्य है, धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। ये मकर राशि है, मकर राशि का स्वामी शनि होता है। कुंभ राशि का भी शनि होता है और मीन राशि का गुरु होता है। इस तरह से इनके स्वामी होते हैं। अब हमें ये देखना होता है कि लग्न के अंदर, लग्न भाव में हमारा अगर चरित्र पता करना है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है, हम कैसे दिखाई देते हैं, हमारी शक्ल कैसी है, हमारी हाइट कैसी है, कोई पता करना है, तो हम लग्न के ऊपर आते हैं। तो लग्न में राशि कौन सी है,
जो राशि होगी उस राशि का जो स्वामी है उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ मेष राशि है, तो मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। यहाँ पर जिस भी जातक की ये कुंडली होगी, अगर मंगल जो है मेष राशि जो लग्न में आती है तो उसका स्वभाव उग्र होगा क्योंकि मंगल का है, और उसकी जो हाइट पर्सनालिटी है वो नाटे कद का होगा, गठीला बदन होगा उसका, गोल चेहरा होगा, लालिमा लिए होगा। इसी तरह से पूरे 12 भाव के अपने अपने गुण हैं। उस गुणों के आधार पर जो राशि आती है वो व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि मंगल जो है वो बैठा कहाँ है। हमारा दूसरा विचार ये होता है, पहले लग्न देखना है, लग्न का भाव देखना है, और भाव देखने के बाद में भावेश देखना है। भावेश कहते हैं भाव का स्वामी। यहां पर भाव का स्वामी मेष राशि और मंगल है। तो मंगल कहाँ बैठा है? मान लीजिए मंगल अगर मकर राशि में बैठा है, तो यहां अगर मंगल बैठा है तो हम इससे अंदाजा लगाएंगे कि लग्न का स्वामी कर्म क्षेत्र में जाकर बैठ गया है। अब वो कैसा है, किस भाव की दृष्टियां यहां आ रही हैं, जिस भाव की दृष्टियां आ रही हैं, क्या वो भाव जो ग्रह दृष्टिगत हैं वो ग्रह शुभ है या अशुभ है? अगर ग्रह शुभ है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो फल अच्छे देंगे, और अगर अशुभ है तो उसके फल अच्छे नहीं आएंगे। हमारे 4 ग्रह ऐसे हैं जो पापी ग्रह हैं। 3 ग्रह पापी, एक क्रूर कहलाता है। जिस तरह से शनि, राहु, केतु और मंगल, इनको हम पाप ग्रह कहते हैं, और सूर्य जो है इन्हें हम क्रूर ग्रह कहते हैं। हम जब भी कभी प्रोडक्शन करें तो आप देखते हैं कि अगर व्यक्ति आपके पास में कुंडली लेकर आया है तो वो परेशान ही है, तभी आया है। अच्छा खासा व्यक्ति आपके पास नहीं आता। एक मिनट। जो व्यक्ति को सब सुख प्राप्त है वो व्यक्ति आपके पास नहीं आएगा। यदि आपके पास व्यक्ति आया है तो वो कोई ना कोई समस्या लेकर आया है। तो समस्या लेकर आया है तो कुंडली के अंदर कोई ना कोई पापी और क्रूर ग्रह उसको तकलीफ दे रहा है। तो इसलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई पापी या क्रूर ग्रह उसकी दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, और उसकी पोजीशन क्या है। अगर उसकी पोजीशन हमें पता लग जाती है तो उसकी पोजीशन के आधार पर हम जो है उसका निर्णय देते हैं। वैसे तो कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो जब जातक आपके पास आता है तो करीब करीब हमें, हम लोगों को जो एक्सपीरियंस्ड है उन लोगों को ये पता लग जाता है कि इसका क्वेश्चन क्या होगा। वो खुद भी बता सकते हैं कि ये व्यक्ति का प्रश्न क्या होना चाहिए। उसके लिए बहुत सिंपल एक फार्मूला है जो मैं आपको भी बता देता हूं। अगर व्यक्ति 18-19 साल के आसपास का है, मतलब आप ये मान लीजिए 12-15 से लेकर 18 साल तक का उम्र का बच्चा, यंग एज टीन एज वाला बच्चा आपके पास में कुंडली लेकर आता है, तो उसके लिए क्या प्रश्न होगा? उसके लिए 2 या 3 प्रश्नों से अधिक प्रश्न नहीं होते। उसका होता है एजुकेशन और कैरियर। अगर ये बच्चा 15 साल से लेकर 20 साल तक का या 18 साल तक का है तो एजुकेशन और कैरियर के बारे में होगा। तो एजुकेशन और कैरियर हम किससे देखते हैं? एजुकेशन देखेंगे हम पंचम भाव से, कैरियर देखेंगे नौकरी उसकी छठे भाव से, और कर्म क्षेत्र देखेंगे 10वें भाव से। तो हम ये देखेंगे कि पंचम भाव उस व्यक्ति का कैसा है, उसकी शिक्षा कैसी है, पंचम भाव अच्छा है कि नहीं है। अब उसका कैरियर का सवाल है, जहां यहाँ तो शिक्षा हो जाएगी। और कैरियर की बात आती है तो छठा भाव देखेंगे, छठे भाव का स्वामी कौन है, कहाँ बैठा है, और 10वें भाव का स्वामी कौन है, वो कहाँ बैठा है। तो इसका कैरियर कैसा होगा, इसका कर्म क्षेत्र कैसा होगा, इसको नौकरी कहाँ मिलेगी, किस क्षेत्र में मिलेगी। अब आ जाते हैं 20 साल से ऊपर के बच्चे के लिए। यदि 20 साल से ऊपर का व्यक्ति आपके पास में आता है, 20 से 25 साल की उम्र तक का आता है, तो उसका विवाह संबंधी प्रश्न हो सकता है, और जॉब संबंधी प्रश्न हो सकता है कि मेरी जॉब कब लगेगी, मेरा विवाह कब होगा। ये सवाल आ सकते हैं। जॉब से तो मैंने आपको बताया कि छठवां और 10वां भाव आपको देखना है। अगर छठवें और 10वें भाव के अंदर शुभ ग्रह बैठे हैं, अच्छे ग्रह हैं, पापी ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो वह अच्छा रहेगा और उसको जॉब मिल जाएगी। और अगर महादशा और अंतरदशा भी आ रही है तो उसको जॉब उसके हिसाब से जल्दी मिल जाएगी।
और अगर विवाह का उसका प्रश्न है तो हम सप्तम भाव को देखेंगे। ये हमारा सप्तम भाव होता है, विवाह के बारे में होता है। और यदि वो बिजनेस भी करना चाहता है तो बिजनेस भी हम लोग यहीं से देखेंगे, क्या वो बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा। और अगर विवाह से संबंधित है तो हम विवाह का देखेंगे कि विवाह का ग्रह कौन सा है, यहाँ कौन सा ग्रह बैठा है। और ये जो सप्तम भाव का भावेश है, भाव का स्वामी, जैसे यहाँ तुला राशि है, तुला राशि का जो है शुक्र होता है, शुक्र कहाँ बैठा है, क्या उसको बेनिफिट दे रहा है या नहीं दे रहा, वो पीड़ित तो नहीं है। अगर वो पीड़ित नहीं है, किसी पापी ग्रह की दृष्टिगत नहीं है, तो वो शुक्र उसका अच्छा हुआ। फिर उसकी डिग्रियां भी देखते हैं ग्रह की कि डिग्रियां कैसी हैं। फिर देखना होता है क्या ग्रह अस्त है या उदय है। यदि ग्रह अस्त होगा तो उसके अच्छे फल नहीं मिलेंगे, और ग्रह उदय होगा तो उसके अच्छे फल मिलेंगे। तो इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जो मैंने चार पांच चीजें बताई हैं, आप भाव देखिए जो प्रश्न है, भावेश देखिए कहाँ बैठा है, क्या वो पीड़ित है। उसके बाद देखिए कि आप केंद्र भाव में बैठा है उसका ग्रह या त्रिकोण में बैठा है। ये हमारे चार केंद्र भाव होते हैं, 1, 4, 7, 10। ये जो चार भाव हैं ये केंद्र भाव होते हैं, इसमें ग्रह अच्छे फल देते हैं, शुभ फल मिलते हैं यदि ग्रह केंद्र भाव में हमारे कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं। उसके बाद में त्रिकोण भाव आता है। त्रिकोण भाव जो है हमारा, लग्न भी त्रिकोण है, लग्न दोनों है, केंद्र और त्रिकोण। पंचम भाव जो है ये हमारा त्रिकोण भाव है, इधर नवम भाव जो है ये हमारा त्रिकोण भाव। यदि ग्रह त्रिकोण भाव में है तो केंद्र से कम बल देंगे, कम केंद्र से कम बली होगा, कम फल देंगे, लेकिन अच्छे फल देंगे। और यदि ग्रह 6, 8, 12 में बैठे हो, ये जो त्रिक भाव कहलाते हैं, ये छठवां, आठवां और 12वां। यदि ग्रह 6, 8, 12 में है और यदि शुभ ग्रह हैं तो काफी पीड़ित होते हैं, और अगर पापी ग्रह हैं तो यहां पर अच्छे फल देते हैं। अच्छे फल मतलब जो वो भाव देता है उस चीज में ये नुकसान नहीं होने देते, फायदा ही फायदा देते हैं। तो इस तरह से ये पूरे घरों का हम डिटेल करते हैं, केंद्र देखते हैं, त्रिकोण देखते हैं, 6, 8, 12 देखते हैं। 6, 8, 12 में अच्छे ग्रह जो है शुभ नहीं होते, फल कम देते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि जो ग्रह बैठा है वो क्या मित्र है या शत्रु है उस राशि का। मित्र और शत्रु होते हैं। अगर ग्रह मित्र है तो अच्छे फल देगा, स्वराशि का है, सबसे पहले उच्च राशि का है तो सबसे अधिक अच्छे फल। उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर वो मित्र राशि का है तो उसके बाद के फल, अगर स्वराशि का है तो उसके बाद के फल। इस तरह से कैटेगरीज रहती है। तो तीन ये कैटेगरीज होगी, उच्च, स्वराशि का और मित्र राशि का। उसके बाद आती है नीच, नीच राशि का, शत्रु राशि का। अगर नीच और शत्रु राशि में है तब वो उसके फल खराब हो जाते हैं, चाहे बलवान क्यों ना हो। अगर सूर्य भी है, उच्च है, तो अच्छे फल देगा। अगर सूर्य उच्च जो है वो मेष राशि में होता है, मान लीजिए 1 नंबर में सूर्य बैठा है तो उच्च का है, बहुत अच्छे फल देगा आप। और अगर सप्तम भाव में है, तुला राशि में या तुला राशि कहीं भी है, तो वो नीच हो जाता है, तो वो नीच के फल देगा, चाहे डिग्री उसकी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन नीच के फल मिलेगा। और बुध और शुक्र हमेशा शुक्र के आसपास रहते, सूर्य के आसपास होते हैं। ज्यादातर बुध और शुक्र आपने देखा होगा कि सूर्य के पास ही घूमते हैं, सूर्य के एक घर आगे या एक घर पीछे आपको मिलेंगे। और यदि सूर्य से 12, 13 डिग्री के आसपास अंतर में है बुध और शुक्र, तो अस्त हो जाते हैं। तो जब अस्त हो जाते हैं तो उनकी किरणें हमें प्राप्त नहीं हो पाती हैं, सूर्य की किरणें उनके ऊपर आने के कारण, तो हमें पूरी तरह से अपने फल नहीं दे पाते। तो ये देखना भी आवश्यक हो जाता है कि ग्रह उनका अस्त है या उदय है। फिर आते हैं वक्रीय और मार्गीय। अगर ग्रह वक्रीय चल रहा है तो वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फल देता है, मतलब अच्छा ग्रह है तो अच्छे ज्यादा फल देगा, और अगर खराब ग्रह है तो खराब ज्यादा फल देगा जब वो वक्रीय होता है। वक्रीय होता है तो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस करता है। तो ये चार पांच जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये ग्रहों के हिसाब से मैंने आपको बताई हैं क्या क्या चीजें देखनी है। भाव देखना है, भावेश देखना है, दृष्टि देखना है, युति देखना है। जैसे कि ये कुंडली आपके सामने है, ये एक जातक की कुंडली है। अब देखिए,
मेष जो है, मेष लग्न की कुंडली है ये, यहाँ मेष है और मंगल बैठा है दूसरे भाव में। और मंगल जो है ये वृषभ राशि में है। अब देखेंगे कि जहां ये ग्रह बैठा है, जिस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी कहां बैठा है। तो उस राशि का जो स्वामी है शुक्र, वो जाकर सुख साधन के भाव में बैठा है, सूर्य के साथ में। अब चूंकि सूर्य शुक्र के साथ में बैठ गया है, तो शुक्र यहां पर पीड़ित हो गया है। तो मंगल जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी पीड़ित है, तो यहां मंगल के हमें बहुत ज्यादा अच्छे फल नहीं मिलेंगे। अब देखिए तीसरे भाव में बुध बैठा है। बुध स्वराशि का है, अपनी राशि का है। वैसे तीसरे भाव में बुध जो है अच्छे फल इतने नहीं देता। अब ये देखिए चंद्रमा, चंद्रमा नीच का होकर अष्टम राशि में बैठा है। अब यहां जनरल जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो यही कहेंगे कि चंद्रमा नीच का है, उस व्यक्ति का जातक का मन खराब होगा, वो जातक रहता होगा। तो चंद्रमा के जितने भी बैड इफेक्ट हैं आप उन्हें बता देंगे, लेकिन इस कुंडली में ऐसा नहीं है। हमें ये देखना है क्या नीच भंग राजयोग तो नहीं। यहां चंद्रमा नीच राशि में जरूर है, लेकिन इसका स्वामी मंगल दूसरे भाव में बैठकर चंद्रमा को देख रहा है, इसका मतलब नीच भंग हो गया, नीच भंग राजयोग हो गया। और साथ में चंद्रमा जो है गुप्त ज्ञान भी देता है, एस्ट्रोलॉजी भी देता है। और नवम भाव में देखिए गुरु और शनि बैठे हैं, भाग्य का घर, गुरु और शनि ये गुप्त ज्ञान देते हैं। और गुरु जो है अपनी ही राशि में बैठा है, यहाँ गुरु बहुत अच्छा है, शनि भी अच्छा है क्योंकि मित्र राशि में है, और चंद्रमा भी यहाँ अच्छा हो गया, राजयोग दे दिया। तो ये जातक एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ये एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो गया चंद्रमा नीच का होने के बावजूद भी। बस इसका एक खराबी है, ये सूर्य शुक्र, चौथे भाव का सूर्य शुक्र अच्छा नहीं होता। क्योंकि चौथे भाव में सूर्य और शुक्र बैठे हैं, कर्क राशि का सूर्य है, शुक्र को खराब कर दिया उन्होंने। शुक्र खराब होने के कारण इसे छाती के रोग होंगे, हृदय का रोग हो सकता है, हृदय का ऑपरेशन हो सकता है, स्टंट डल सकते हैं। इस तरह से इससे हृदय रोग हो सकता है सूर्य शुक्र का चौथे भाव में बैठने के कारण। चौथा भाव भी छाती का भाव होता है, और सूर्य शुक्र है, शुक्र खराब है, कर्क राशि का है, इसलिए यहाँ ये अच्छा नहीं है। और वैवाहिक जीवन में भी इसकी समस्या दे सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इसके हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका प्रोटेक्शन करते हैं। 2 मिनट के अंदर मैंने आपको कुंडली का पूरा प्रोटेक्शन कर दिया। तो इस तरह से आप भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें मैंने बताई हैं उनका ज्ञान होना आपको बहुत आवश्यक है। अब हम एक और कुंडली और ले लेते हैं। ये देखिए, ये कुंडली है जिसकी जन्म तारीख है 21 दिसंबर 85, 2:10 AM, झांसी। अब यहां देखिए मंगल लग्न में बैठा है, तुला राशि का। राहु सप्तम भाव में बैठा है, मेष राशि का। ठीक है, और मंगल के साथ में केतु बैठा है। तो ये मांगलिक हो गया। मांगलिक जो है आपको पता होगा, जिनको नहीं पता बता देता हूं। प्रथम भाव में मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक कहलाता है, चौथे भाव में मंगल हो आदमी मांगलिक कहलाता है, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में, ये 5 भाव ऐसे हैं, यहां अगर मंगल बैठा हो तो व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। अब ये मांगलिक हो गया जातक। सामने राहु बैठा है, राहु की दृष्टि मंगल पर, मंगल की दृष्टि राहु पर, अंगारक योग बना। अंगारक योग बनने के कारण इसका सप्तम भाव पूरा खराब हो गया। अगर ये वैवाहिक जीवन के बारे में पूछता है तो इस जातक का तलाक तक हो सकता है, सेपरेशन तक हो सकता है। 1 मिनट में आप बता देंगे। कुंडली सामने आई, आपने पापी ग्रह देखे, मंगल लगन में बैठा है, राहु सप्तम भाव में बैठा है, इनका वैवाहिक जीवन खराब, 1 मिनट में बता दीजिए। उधर से दूसरे भाव में देखिए, शनि बुध शुक्र, बुध वर्गोत्तम है, शुक्र अस्त है और शनि है। शुक्र अस्त इसलिए है कि तीसरे भाव में सूर्य 5 डिग्री का है और शुक्र जो है 28 डिग्री का है। मतलब ये देखिए आप, सूर्य और शुक्र के बीच का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 7 डिग्री का है, क्योंकि शुक्र 28 का, सूर्य 5 का। सूर्य दूसरे भाव में जरूर चला गया, लेकिन सूर्य ने शुक्र को अस्त कर दिया, शुक्र के प्रभाव खत्म हो गए।
अब इसका लग्जरियस जो चीजें मिलनी थी, लग्जरी, धन दौलत, ये सारी चीजें इसकी कमी आ गई। और सप्तम भाव खराब हो गया, उधर से चंद्रमा छठे भाव में पहुंच गया, चंद्रमा खराब हो गया। इस तरह से हम जो है सारी चीजें देख लेते हैं। 2 मिनट के अंदर आप देख के प्रोडक्शन कर सकते हैं कि सामने वाले की स्थिति क्या है। अब एक और दिखाता हूं मैं आपको। 15 अप्रैल 1980, 6:25 उज्जैन। अब देखिए सूर्य इनका उच्च राशि का, वर्गोत्तम उच्च राशि का सूर्य लग्न में बैठा हुआ है। मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, उच्च पद पर होंगे, सारी सुख सुविधाएं इनको मिलेंगी। शुक्र इनका दूसरे भाव में, धन दौलत, कुटुंब, सब चीजों की सुविधाएं। ठीक है। अब देखिए यहां खराबी कहाँ आई है, एक निगाह मारिए यहां पर 5 नंबर, इनका पंचम भाव खराब हो गया। पंचम भाव देखते ही आप बता सकते हैं इनका पंचम भाव खराब है, तो क्या दिक्कत आएगी, शिक्षा संबंधित और संतान संबंधित। संतान संबंधित ये समस्या आ जाएगी इनकी। देखिए शनि मंगल गुरु राहु, मंगल राहु का अंगारक योग, राहु गुरु का चंडाल योग, मंगल शनि की युति जो कि आपस में शत्रु है, ये कॉम्बिनेशन होने के कारण अभी तक इसके 3 मिसकैरेज हो चुके हैं, संतान नहीं है। 80 का जन्म है, अभी तक संतान नहीं हो पाई, मिसकैरेज हो जाते हैं पंचम भाव खराब होने के कारण। इस तरह से ये 2 मिनट के अंदर हम अपनी चीजें देखकर सारा का सारा कैलकुलेशन हम तुरंत के तुरंत लगा लेते हैं। कोई देरी नहीं लगती, सिर्फ 3 4 चीजें हमें याद होनी चाहिए जिससे कि हम पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ सूत्र बता रहा हूं। कुछ सूत्र ऐसे हैं आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। यदि आप वो सूत्र देख लेंगे तो आप प्रोडक्शन तुरंत कर देंगे। आप देखिए कुंडली आपके पास आई, शनि और चंद्र एक साथ बैठे, विष योग बन गया। उस व्यक्ति की बर्बादी का कारण उसकी माता है, माता के कारण उसके जीवन में बर्बादी हो रही है। आंख बंद करके बोल दीजिए ये ऐसे योग है। सूर्य राहु, अब कुंडली सामने आई, आपने देखा सूर्य और राहु कहीं भी बैठे हो, किसी भी भाव में हो, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए सूर्य राहु बैठे हैं, सूर्य ग्रहण, पितृदोष लग गया, उनके घर में हमेशा क्लेश होगा, आपस में किसी की बनती नहीं होगी, परिवार तरक्की नहीं कर पा रहा होगा, बच्चों की शादियां प्रॉपर नहीं हो पा रही होंगी समय पर, शादियों में दिक्कतें आ रही होंगी, अड़चने आ रही होंगी, अगर ये योग बन रहा है तो। अब मैं आपको उपाय भी बता देता हूँ साथ साथ क्या करने चाहिए। जब सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन बन जाता है किसी भी कुंडली के अंदर, तो इसे पितृदोष कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। मेन है इसका, वैदिक पद्धति के अनुसार पितृदोष की पूजा कराएं जो कि त्र्यंबकेश्वर के अंदर होती है, नारायण नागबली के नाम से। 3 दिन की पूजा होती है, वो पूजा कराएं जिससे कि उनके घर के कलेश और ये सारी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। अगर वो उसमें जाने में सक्षम नहीं है, वो कहते हैं कि हम नहीं जा पाएंगे, या माता है पिता नहीं है, पिता है माता नहीं है, कोई दोनों लोग हस्बैंड वाइफ को दोनों को बैठना होता है, कोई ऐसी सुविधा नहीं बनती है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया वो एक उपाय है कि जिसकी कुंडली के अंदर सूर्य राहु एक साथ बैठे हो, उस जातक को अपने वजन का 10वां हिस्सा, मान लीजिए 50 किलो का वजन का आदमी है तो उसका 5 किलो कच्चा कोयला ले ले, जो लकड़ी का कच्चा कोयला होता है वो कच्चा कोयला ले ले, और कच्चा कोयला लेके संडे के दिन, रविवार के दिन अपने सिर से उसारे 7 बार क्लॉकवाइज। अगर वो 7 बार क्लॉकवाइज उसारता है, उसार के संडे के दिन बहती नदी में जल प्रवाह कर दे, उसका सूर्य ग्रहण हट जाएगा। और यदि आसपास ग्रहण पड़ रहा हो तो ग्रहण वाले दिन भी ये उपाय कर सकता है, वो बहुत अधिक लाभदायक होता है। अगर ग्रहण नहीं भी पड़ रहा है तो वो समस्या में है, तो एक कच्चा कोयला वजन का 10वां हिस्सा जल प्रवाह करा दें, जिससे कि उसका सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा, उसे पितृदोष की पूजा कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
अगला अगला कॉम्बिनेशन बताता हूं, बुध केतु। किसी की कुंडली में बुध और केतु छठे भाव में हो, ध्यान रखिए जब आप बच्चों की शादी करना जा रहे हैं तो कुंडली जरूर देख लें। बुध और केतु छठे भाव में हो तो व्यक्ति इंपॉर्टेंस होगा, नपुंसक होगा, एक बार जेल जरूर जाएगा। और अगर दूसरे भाव में है, तो सप्तम भाव में है अगर बुध और केतु का कंपोजिशन, तो उसको बदनामी के योग बनेंगे। उसको बदनामी बिना बात की बदनामियां होंगी, किसी न किसी वजह से इलिगेशंस उसके ऊपर लगेंगे। बुध और केतु एक साथ बैठे हो, इसके लिए उसको बुध का उपाय करना है। क्या करना है? किन्नर जो होते हैं, किन्नर को हरी साड़ी, हरे रंग की चीजें दे। हरी साड़ी, हरा श्रृंगार का सामान, हरी चूड़ियां, हरी बिंदी, हरी लिपस्टिक, ये सामान दान करें। आपका बुध केतु का योग खत्म हो जाएगा। बुध शुक्र, अगर बुध शुक्र एक साथ हो तो वो जातक कला प्रेमी होगा। अगर उसका शुक्र अस्त हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर ये सूर्य के आसपास होते हैं, कला का प्रेमी है, तरक्की नहीं कर पा रहा, शुक्र अस्त बैठा है, उसको शुक्र के उपाय कराएं। शुक्र को उपाय कराने से शुक्र को जागृत कराएं, जिससे कि उसकी कला निखर के आएगी और उसकी तरक्की होगी कला के क्षेत्र में। तो शुक्र का उपाय क्या है? या तो लक्ष्मी जी की पूजा करें, या 6 साल से छोटी कन्याओं को चावल की खीर बनाकर शुक्रवार के दिन खिलाएं। इसी तरह किसी की कुंडली में गुरु शुक्र आपको दिख जाता है, गुरु और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हो, दोनों दुश्मन है। गुरु देवताओं के गुरु शुक्र, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु, जब ये व्यक्ति दोनों मिल जाते हैं तो जातक ऐसा नटवर लाल होगा, रंग बिरंगे कपड़े पहनेगा, सेंट लगाएगा और दूसरों को बेवकूफ बनाएगा, ठगेगा। गुरु शुक्र बैठा हुआ, तो आप देख के पहचान सकते हैं कि जिसकी कुंडली के अंदर गुरु शुक्र एक साथ बैठे हैं तो वो व्यक्ति ठग है, नटवर लाल है, रंग बिरंगे कपड़े पहनता होगा, परफ्यूम लगाता होगा और अपने आप को बहुत बड़ा दिखाता होगा, होता नहीं है। गुरु चंद्र सप्तम भाव में, यदि गुरु चंद्र का कॉम्बिनेशन आपको सेवंथ हाउस में दिख जाता है, एक्सट्रीमली ब्यूटी, बहुत ज्यादा सुंदर, चाहे मनुष्य हो या स्त्री, बहुत ज्यादा स्मार्ट होगी। गुरु राहु कुंडली के अंदर कहीं भी बैठे हो, सांस की बीमारी होगी उस जातक को। गुरु का उपाय करें, चने की दाल गुरुवार के दिन मंदिर में दान करें। पीले कपड़े में रखकर 1 कटोरी चने की दाल दत्त मंदिर में, विष्णु मंदिर में या विष्णु के अवतारों के मंदिर में गुरुवार के दिन जाकर रखें, तो उसे लाभ होगा। जिस राशि में बैठा है उतने गुरुवार। शुक्र और केतु जब ये कॉम्बिनेशन आप देख लें तो विवाह में देरी, लड़की की कुंडली में, लड़की की कुंडली में शुक्र और केतु का कंपोजिशन है, तो विवाह होने में बहुत समस्याएं होती हैं, बहुत देर से उसका विवाह होता है, हो सकता है 40-45 हो जाए। और सबसे बड़ा ये देखिए, मंगल शनि केतु, मंगल शनि केतु सप्तम भाव में बैठे हों या उनकी दृष्टियां हों, तीनों चाहे ना बैठे हों, मंगल बैठा है शनि केतु की दृष्टि है, शनि बैठा है मंगल केतु की दृष्टि है, या शनि मंगल बैठे हैं केतु की दृष्टि है, तो तलाक 100% हो जाएगा। उस जातक का तलाक होगा। सातवें भाव में मंगल शनि केतु बैठे हों या उनकी दृष्टियां हों, कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो तलाक योग कहलाता है, तलाक होकर रहेगा। जब इनकी महादशा अंतरदशा आएंगी तब तलाक होगा। जब मंगल की दशा आएगी तो शनि केतु का अंतर प्रत्यंतर आ जाएगा, शनि की दशा है तो मंगल केतु का अंतर प्रत्यंतर, केतु की दशा है तो मंगल शनि का अंतर प्रत्यंतर, उस समय तलाक हो जाएगा। 100% है ये। मंगल शुक्र और सूर्य शुक्र, ये इसके कंपोजिशन जब बनते हैं, 2 विवाह योग होता है। सातवें भाव में मंगल शुक्र बैठा है तो 2 विवाह होंगे, या एक अफेयर होगा और दूसरा विवाह होगा। और जिसकी कुंडली में मंगल शनि बुध इन तीनों का संबंध हो जाए,
तो उस जातक को नजर बहुत जल्दी लगती है। लोग कहते हैं ना, मुझे कुछ किसी ने कर दिया है, मेरे ऊपर कुछ हवा आ गई है, मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गई है। जब कुंडली के अंदर मंगल शनि बुध का कॉम्पोजिशन होता है या दृष्टिगत होता है, तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। गुरु शुक्र 12वें भाव में है, तो महिलाओं द्वारा बदनामी के योग। पुरुष को, पुरुष की कुंडली में गुरु और शुक्र अगर 12वें भाव में बैठ गया है, तो महिलाओं द्वारा उसको बदनामी होगी। ये इस तरह से काफी योग हैं जो मेरा ये कलेक्शन किया गया है, चीजें की गई हैं, जिसका कि मैंने ये सब चीजें बनाई हैं, देखा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इन चीजों को जो है मैंने कलेक्ट किया है। तो ये एक एक मिनट में चीजें हैं, अगर आप ये चीजें याद कर लेते हैं, तो एक एक मिनट में आप पूरा का पूरा कुंडली का प्रोडक्शन कर सकते हैं और सामने वाले को उस चीजों के बारे में बता सकते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक कोर्स डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। कोर्स ऐसा डिजाइन किया है जिसमें कि मैं, तो 11 नियम और 50 मेरे पास में युतियां हैं, ऐसे योग हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और उस योग से आप प्रोडक्शन एक मिनट में कर सकते हैं। सिर्फ कुंडली देखना है, उसमें क्या युति आ रही है, क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, आंख बंद करके उसको बता दीजिए कि आपके साथ ऐसा होने वाला है। तो ये कोर्स मेरा 5 दिन का है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जो लोग ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। ये 5 डेज का प्रोडक्शन कोर्स है। वैसे तो इसकी फीस 10,000 होती है, लेकिन आप सब लोगों के लिए मैं बहुत सस्ता एक ऑफर लेकर आया हूं, जो कि 2,999 में 5 डेज के लिए ये कोर्स करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में पूरी जानकारी और आपको युतियां योग ये सारे के सारे बताऊंगा कि जिससे कि आप 1 मिनट के अंदर आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसकी जो क्लासेस हैं, ये स्टार्ट होंगी 1 जुलाई से 5 जुलाई तक। 5 दिन का मात्र कोर्स है। रात को 9 बजे इसकी क्लास लगेगी। जो लोग करना चाहें वो कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको मैं कुछ ऑफर भी देने वाला हूं। जब मैं ये कोर्स कराऊंगा, आप सभी लोगों की कुंडलियों का एनालिसिस होगा। आपकी कुंडली का एनालिसिस किया जाएगा, क्योंकि जब ये सिखाऊंगा तो आप लोगों की कुंडली का एनालिसिस करवाऊंगा आप ही से। और जो उसमें करेक्शन करना होगा तो उसको मैं करेक्शन कराऊंगा। 50 फार्मूलेज देने वाला हूं मैं आपको। जो अभी मैंने 8-10 फार्मूले बताए हैं, ऐसे 50 फार्मूलेज आपको दूंगा, जो कि आप देखते ही लोगों को बता देंगे कि आपके साथ में क्या समस्या है। और रेमेडीज की मैं 711 रेमेडीज देने वाला हूं। 711 रेमेडीज, जो कि मतलब एक एक ग्रह, दो दो ग्रह की अलग अलग प्रकार की रेमेडीज होगी। कभी क्या होता है, आदमी कहता है साहब मैं ये काम नहीं कर पाता, तो दूसरी रेमेडीज ले लो। वो नहीं कर पाता, तीसरी रेमेडीज ले लो। तो एक एक ग्रह की, एक एक भाव की, सारे 12 भावों की, 12 के 12 ग्रहों की, 9 के 9 ग्रहों की, 12 के 12 भाव में सारी रेमेडीज हैं। सारी रेमेडीज की आपको एक पीडीएफ मिलेगी, जिसमें कि 711 रेमेडीज हैं। और आपको क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। तो ये कोर्स और ये सारी चीजें मात्र 2,999 रुपये में मैं आपको देने वाला हूँ। नहीं, लाइव क्लास में पहले तो मैं आपको सिखाऊंगा, आप ही से पहले पूछूंगा। अगर कोई कमियां हैं तो उसके अंदर मैं कर दूंगा, और फिर भी नहीं होता तो आप मेरे से पूछ लीजिए, तब भी मैं बता दूंगा। लेकिन विश्लेषण आपकी कुंडली का प्रॉपर होगा। जी धन्यवाद। प्रैक्टिस में भी होगा, वैसे भी आप पूछ सकते तो 5 दिन में ये हो जाएगा इतना सब कुछ, मतलब हैं। हाँ, कोर्स? मतलब ओके। थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। वैसे मैं आपको कोर्स भी बता देता हूँ, मेरा कोर्स क्या है। मैं आपको शेयर कर देता हूँ कोर्स। नहीं, हमको बेसिक नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी का। हाँ, वही बेसिक नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर बेसिक नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा बेसिक नॉलेज हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको कोर्स बता देता हूँ, हल्की सी बेसिक नॉलेज में भी मैं दूंगा। जी। डिटेल मेरी ये है कि आपको ब्रीफिंग दूंगा हाउस के बारे में, राशि के बारे में, प्लेनेट के बारे में। जैसे अभी बताया मैंने, 1 दिन के काम है ये मेरे। बहुत जल्दी बता दूंगा आपको हाउस, राशि, प्लेनेट। दूसरा है आपको प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन एंड इफेक्ट, मतलब युतियां। ठीक है। ग्रह बल क्या होता है, प्लैनेट के मित्र कौन से हैं, दुश्मन कौन से हैं, शत्रु क्या है।
तत्व कौन कौन से होते हैं, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, ये सारे बताऊंगा। ठीक है, जी। प्लेनेट के आपस में रिलेशंस क्या है, वो रिलेशन के बारे में पूरी स्टोरी बताऊंगा। नीच उच्च ग्रह क्या होते हैं, नीच भंग राजयोग क्या होता है, दूसरे राजयोग क्या होते हैं। तो कभी कभी क्या कुंडली के अंदर ग्रह खराब दिखते हैं, जी। लेकिन नीच भंग हो रहा होता है, राजयोग बन रहा होता है, तो उसके इफेक्ट अलग आते हैं। जैसे अभी मैंने चंद्रमा को, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ प्लेनेट इन ऑल हाउसेस, सारे भावों के अंदर 12 के 12 भाव में प्लेनेट की क्या इफेक्ट हो, ये बताऊंगा मैं। फिर प्रोडक्शन एंड रेमेडीज और फार्मूलेस, ये आपको 5 दिन में सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन ब्रीफिंग में बताऊंगा ऊपर की सारी चीजें, ओके। क्योंकि ये क्या कितने पूरा घंटे पूरा की? पढ़ना तो मुश्किल है, 5 दिन में पूरा नहीं पढ़ाया जा जी। सकता। जी। सिर्फ एक सिंपल जानकारी, आपको पता है, रिवीजन जिसे कह सकते हैं जी। आप एस्ट्रोलॉजी अ, जरूर एक रिवाइज कर देंगे, हाउस राशि मैं अपने स्टाइल से। जी। ये ये मेरा कितने घंटे की क्लास होगी डेली? 1 घंटे की क्लास, 1 घंटे की क्लास होगी रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। एक ये घंटे की एलआईसी क्लास में पॉइंट होगा, सारा कंटेंट हो जाएगा एक घंटे बिल्कुल की क्लास सारे में? कंटेंट हो जाएंगे सारे, क्योंकि आप पहले के कंटेंट जो है वो ब्रीफिंग है, मैंने बार बार मैंने आगे ओके। लिखा, देखिए, ब्रीफिंग ऑफ द जी। हाउस राशि प्लैनेट। चोपड़ा जी 1 मिनट के लिए मैंने सभी को एक बार म्यूट कर दिया है, एक्चुअली डिस्टरबेंस आ रहा है। तो जो भी व्यक्ति कोई सवाल करना चाहता है वो व्यक्ति हैंड रेज करे, जिससे कि हम उसको वो कर सके, क्योंकि ये समस्या दिख रही है मुझे कि काफी वो है। तो अभी ये जो भी लोग हैं, सीमा जी से बात हो रही थी क्या अभी आपकी? तो मैं सीमा जी को अनम्यूट करता हूँ पहले। सीमा जी आप अनम्यूट करें जी। प्लीज। जी सर, मुझसे बात हो रही थी। हाँ हाँ, वही जी डिस्टरबेंस। सर, वो मैं ये पूछ रही थी कि एक घंटे की क्लास में मतलब ये cover हो जाए? जी हाँ, हाँ जी। पूछिए, हाँ दोबारा जी, मैं पीछे यही पूछिए। जानना चाह रही थी कि एक घंटे की क्लास में सारा जी हाँ, जी हाँ, वही एक बाकी घंटे की एक्चुअली क्लास में मेरी, सारा कंटेंट कवर? मैं बताऊं, मेरी मेन क्लास हम्म। प्रोडक्शन और फार्मूले देने की है, लेकिन ये जो जी। बेसिक चीजें हैं ये मैं आपको बता दूंगा। जी। सीमा जी आप। जी सर, धन्यवाद। ओके। धन्यवाद। जी जी जी। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, किसी, सुनील जी, हाँ सुनील जी बोलो, अनम्यूट करें सुनील जी को, हाँ, सुनील जी सवाल करेंगे। जी जी, सुनील जी अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करा सर, अनम्यूट। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ जी नमस्कार। बोलो, आ रही है जी आवाज? हाँ जी आ रही बिल्कुल, है, आ रही आपकी आवाज आ रही है, फर्स्ट क्लास, बोलिए। ये ऐसा कि अगर आप तो दो युति का बता रहे हैं कि जैसे दो ग्रह हैं उनकी युति का बता रहे हैं, अगर 12वें घर के अंदर 5 ग्रह बैठे हों तो उनके क्या युति हो जाएगी जी? है। उनका भी बताएंगे, पांच उसका ग्रह, भी कुछ तीन सवाल ग्रह, चार बताएंगे। ग्रह, ये सारा कोर्स के अंदर है हमारे। युतियां सारी, युति मतलब कॉम्बिनेशन, हाँ, कॉम्बिनेशन कॉमेंट। चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सबका मैं डिटेल बताऊंगा, रेमेडीज बताऊंगा, और उसका क्या रिजल्ट आएंगे वो भी बताऊंगा। ठीक है सर, प्रदीप होगी जी, इसकी रिकॉर्डिंग आप वैसे व्हाट्सएप पर देंगे या कैसे देंगे? आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी हमारी अच्छा। वेबसाइट के ऊपर, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा हाँ जी, हाँ जी। इसका, और इसके अलावा आपको नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है। ठीक है सर। ओके जी, ओके। ओके थैंक यू। हाँ जी राव साहब। सर ये बेसिक सीखना था पहला, मेरे को इसका कुछ नॉलेज नहीं, तो बेसिक से शुरुआत करना है चोपड़ा सर, तो कैसा? वो बेसिक कोर्स लाऊंगा, फिर उस पे आना आप, इस बेसिंग पे में आओ फिर आप। बेसिक इस पे नहीं आ पाएगा, इस पे तो मैं रिवाइज कराऊंगा सिर्फ। हाँ, तो इसके बेसिक वजह से सीखना है, फिर। तो इसके हाँ, बाद कोर्स हाँ। ला रहा हूँ मैं, बेसिक का भी ला रहा हूँ मैं। बेसिक का लेके आ नेक्स्ट, रहे हम्म हैं, हम्म। मुझे लेके आ रहे हैं नेक्स्ट कोर्स इसके मेरा बाद। इसके तो बाद कभी बेसिक। बेसिक सीखेंगा तो भी एडवांस में एक्चुअली कुछ समझ में आएगा। ये नहीं, कोर्स उन्हीं लोगों के लिए जिनको बेसिक आता है। हाँ, अभी तो हमको कुछ चलना ही नहीं मालूम, नहीं तो क्या सीखेंगे। हाँ, नहीं नहीं, अगर आपको बेसिक सीखना है तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, अगली बार आपको कोई मिलेगा। बात नहीं सर। जी सर।